हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए अपना देखते हैं अब एनालिसिस पार्ट बेंडिंग का, राइट। बेंडिंग थ्योरी का जो एनालिसिस पार्ट है हम लोग अब डिराइव करेंगे हमारी बेंडिंग इक्वेशन को। हमने अजम्पशंस देख ली थी, क्या थी ये बेंडिंग इक्वेशन की अजम्पशंस। आई होप आपको वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको उसका कुछ लिंक दिखेगा, इधर आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, नाउ लेट्स से ये आपकी बीम है, राइट। लेट्स से ये आपकी बीम है। अब इस बीम के ऊपर मैंने इस तरीके से लोडिंग लगा रखी है। मोमेंट्स है, हम मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मोमेंट्स किसी भी तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी और लोडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बट अभी मैंने क्या करा है, इसके ऊपर एक सेक्शन एक्स काटा और एक्स काटने के बाद जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। अभी मैंने एज्यूम किया है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो सिर्फ डेरिवेशन के लिए एज्यूम किया है दैट इट इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब ये जो आपका सी डी है ना, दिस ए सी जो आपका वो न्यूट्रल प्लेन का जो फ्रंट व्यू है ना, उसका ये ए सी जा रहा है, राइट। न्यूट्रल प्लेन का फ्रंट व्यू। अब सी डी आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। नाउ लेट्स से यू आर सपोज टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस एट अ पर्टिकुलर फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस। वो न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे है ये, राइट। मैं कोई एक ऐसा पतला फाइबर लाइन कंसिडर करता हूं जो कि y डिस्टेंस पे है एक न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। क्योंकि मैं कंसर्न हूंगा ये y डिस्टेंस से, तो हम लोगों को रिलेशन आगे जाके पता चलेगा कि क्या है वो। अब मैंने क्या करा, उसके लिए एक फाइबर लिया ये y डिस्टेंस के ऊपर। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन काइंड ऑफ लोडिंग, ये मोमेंट से सब्जेक्टेड है, तो इसका क्या होगा, रोटेशन होगी, राइट। कुछ इस तरीके से। इतनी ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाओगे आप इन रियलिटी, इतनी ज्यादा बेंड नहीं होगी, वो सिर्फ आपको फिगर में दिखाने के लिए मैंने इतनी ज्यादा बेंड करी है। अब ये इस तरीके से बेंड हो रही है, राइट। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट इज अज्यूम दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट। इट इज बिकॉज कि आपने जो भी सारी अजम्पशंस ली है उसके बेसिस पे आपको ये पता चल रहा है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का एक पार्ट बन रहा है जिसका रेडियस है r, और ये जो रेडियस r हमने लिया है, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम योर न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल प्लेन से आपने क्या लिया है, रेडियस लिया है। नाउ मैंने न्यूट्रल एक्सिस के बारे में एक चीज आपको क्लियर बता दी थी, दैट व्हाट, कि ये जो AC है, राइट, इसके ऊपर, या जो ये CD है, अगर मैं सेक्शन कंसिडर करता हूं, इसके ऊपर स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों जीरो होते हैं, राइट। इसके ऊपर स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों जीरो निकल के आते हैं। अब इसका मतलब जो ये आपकी AC लेंथ है, वो मुड़ने के बाद भी जब उसमें स्ट्रेन जीरो है तो AC लेंथ और A' C' लेंथ सेम रहेगी, राइट। क्योंकि इसकी लेंथ सेम रहेगी तो इसलिए मैंने यहां कंसिडर कर लिया AC इज इक्वल टू A' C'। और इसके अंदर जब तक इस पे मैंने लोडिंग नहीं लगाई थी, राइट, जब तक मैंने इस पे लोडिंग नहीं लगाई है, तो इन दोनों की लेंथ इनिशियली सेम है, इन दोनों की लेंथ इनिशियली सेम है। अब बेंडिंग के बाद जब ये बेंड हो गया है, नाउ दिस PQ लेंथ हैज टर्न टुवर्ड्स P'Q'। नाउ P'Q' इज नॉट इक्वल टू PQ, राइट। क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल प्लेन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, राइट। अब अगर मैं कहूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्ट्रेन इन PQ, अगर मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है किसमें, PQ फाइबर में, तब मैं यह कह सकता हूं कि ये चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, राइट। आपका स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है आपकी, P'Q' माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन होता है। और साथ साथ आपको बताया मैंने कि PQ और AC इक्वल है, राइट। PQ और AC इनिशियली क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया, PQ की जगह AC लिख दिया, राइट। PQ की जगह मैंने AC लिख दिया। अब उसके बाद अब मैंने ये देखा फिगर, ठीक है, ये टोटल एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा। तो उसके बाद मेरे को पता चलता है दैट P'Q' जो आपकी लेंथ है, इस कर्व में जो आपकी लेंथ आएगी, दैट इज इक्वल टू रेडियस प्लस y, क्योंकि ये एट अ डिस्टेंस y है फ्रॉम व्हाट, A' C'। सो r प्लस वाई इंटू थीटा, थीटा क्या है आपका, ये एंगल है सेंटर पे, r प्लस वाई इंटू थीटा माइनस r थीटा किसके लिए, A' C' के लिए, बिकॉज ये एट अ डिस्टेंस है r, ठीक है। AC के लिए मैंने लिख दिया क्या, r थीटा, क्योंकि A' C' इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहां लिख दिया r थीटा।
अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिलता है दैट योर स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाय आर। आपको मिलता है दैट योर स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाय आर। y क्या है इधर? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और आपने स्ट्रेन किसके लिए निकाला है? फॉर योर पी क्यू। सो स्ट्रेन इन पी क्यू इज इक्वल टू y बाय आर। सो इससे मैं को पता चल रहा है दैट योर रेडियस इज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कांस्टेंट बिकॉज ये न्यूट्रल एक्सिस से आप ले रहे हैं। जब r कांस्टेंट है तो उसके बाद मैं ये कह सकता हूं दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सो अगर मैं कोई भी फाइबर कंसिडर करता हूं एट अ डिस्टेंस y, देन योर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब assumptions की वापस जाओ, assumptions पे पीछे जाओ। assumptions में मैंने बोला था that your plane sections remain plane before and after bending, right? वो इसी वजह से आ रहा है, right? Your strain is directly proportional to your क्योंकि अगर हम उसको प्लेन ना लेते, प्लेन सरफेस ना लेते और उसमें शेयरिंग स्ट्रेसेस हम अज्यूम करते, वो वार्प सरफेस आता, तो वहां पे ये आपका जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नहीं आता, राइट? हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग स्ट्रेसेस को हमने इग्नोर किया और उससे हमारे को इस अजम्पशन में मिलता है व्हेन द प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, देन आई कैन से दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, राइट? नाउ y क्या है? जब स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दैट मीन्स आपका लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। क्या है ये? लेट्स से दिस इज द पॉइंट। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका ऐसा पॉइंट है जो जहां पे स्ट्रेन आपका क्या है? जीरो है। लेट्स से दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम, राइट? दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। अब मैंने बोला y डिस्टेंस आप कहां से ले रहे हो? न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है? स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेट्स से दिस इज योर स्ट्रेन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो आपका क्या आएगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो दिस इज काइंड ऑफ योर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है? इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। सो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब जब स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, वी ऑल्सो नो दैट कि हमने assumptions में लिया था दैट हुक्स लॉ इज वैलिड। अब जब हुक्स लॉ वैलिड है तो आप ये कह सकते हैं दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? हमें ये रिलेशन पता है, तो मैंने इस रिलेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर नहीं, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैंने इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन आई गेट अ रिलेशन दैट सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, राइट? सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई बाय आर एंड आई मार्क दिस इक्वेशन एज ए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ के मैं ये बोलता हूं, फिर मैंने यही लिया यहां पे क्योंकि मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब जानना है। बिकॉज क्या है कि मैं अब मोमेंट से कंसर्न हूं, बेंडिंग से कंसर्न हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं एक सेक्शन लेता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेता हूं DA और उसका डिस्टेंस लेता हूं y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं ये कहता हूं कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच इज बीइंग रेजिस्टेड बाय दिस एलिमेंट्री एरिया, लेट्स से दिस इज सिग्मा। अब हमने क्योंकि सिग्मा लिया है इधर, अब ये सिग्मा यहां पे स्ट्रेस ले रहा है, तो फोर्स कितनी होगी इधर जो रेजिस्ट हो रही है? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय DA। अब ये आ गई आपकी क्या? फोर्स। अब मुझे निकालना है मोमेंट। डिस्टेंस क्या है? y, ठीक है? डिस्टेंस क्या है उसका? y। तो सिग्मा डॉट DA इंटू y, दिस इज योर मोमेंट विच इज बीइंग रेजिस्टेड बाय योर दिस एलिमेंट्री सेक्शन। पर मैं कंसर्न हूं ये पूरा सेक्शन XX जो है, जैसे मैंने यहां पे काटा, ये कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया। अब जब इंटीग्रेट करा, देन आई गेट दिस रिलेशन दैट इंटीग्रेट करने के बाद DM मैंने ऐसे लिख दिया, सिग्मा मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से, दैट इट इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू वाई। यहां क्या आ गया? वाई स्क्वायर DA। वी नो दैट वाई स्क्वायर DA इज, हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने पढ़ा था, दैट वाई स्क्वायर DA इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसके बाद मेरे को क्या मिल गया? यहां पे रिलेशन मिल गया m बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। अब जब मैंने इसको और इसको, इक्वेशन A और इक्वेशन B को क्लब किया, देन आई गेट अ रिलेशन दैट इज m बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, राइट? सिग्मा यहां पे क्या है? स्ट्रेस, ठीक है? सेक्शन पे आपका स्ट्रेस कितना है, बेंडिंग स्ट्रेस कितना है। अब ये देखिए,
इस पूरे रिलेशन को मैं बोलता हूं दिस इज योर आइलर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, ये तो आपका रिलेशन हो गया बेंडिंग थ्योरी के हिसाब से। नाउ लेट्स से मैं इस इक्वेशन को k के इक्वल ले लेता हूं, राइट, ये सारे इक्वल्स हैं एक दूसरे के। लेट्स से मैं एक और कांस्टेंट ले लेता हूं, यहाँ पे k ले लेता हूं। अब जब ये है तो इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ k और इसको मिलाता हूं, सिग्मा बाय y को, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू के वाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है दैट योर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहां से मेरे को पता चल रहा है दैट योर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दैट मीन्स जैसे जैसे आपका स्ट्रेस, जैसे जैसे आपका स्ट्रेन y के साथ प्रोपोर्शनल है, वैसे ही आपका जो स्ट्रेस है वो भी y के साथ प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर ये आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है तो वैसे ही आपका ट्रायंगुलर, कैसे, y के साथ ट्रायंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, राइट। इसी रिलेशन से हमें ये पता चलता है। सो दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम दिस डेरिवेशन। अब ये देखिए, जो आपके जो m है दैट इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट सेक्शन xx। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मैं यहां पे जो सेक्शन x काट रहा हूं, इस सेक्शन x के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से सपोजेडली m डैश मोमेंट लग रहा है, राइट। अब ये m डैश मोमेंट को मैं MOR से कंपेयर कर सकता हूं। आई कैन कंपेयर दिस विद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला मैंने MOR, माने ये MOR, ये m यहां पे ये बता रहा है दैट कि इस सेक्शन XX के ऊपर मैक्सिमम मोमेंट कितना लग सकता है, राइट। और अगर मैंने लोडिंग की वजह से जो m डैश आता है, कोई भी अगर मोमेंट मैंने काटा एक सेक्शन पे, मैंने मोमेंट कैलकुलेट किया, तो मैं उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकता हूं, राइट, कि यहां पे इतना मोमेंट एक्चुअली में लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, राइट। तो अब क्या होता है, आई कैन कंपेयर दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद द अमाउंट ऑफ मोमेंट विच इज बीइंग अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस लोडिंग, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम योर एनालिसिस ऑफ बेंडिंग पार्ट, दैट इज योर बेंडिंग इक्वेशन। अब आपकी ये सीधी सीधी जो आपकी इक्वेशन है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। ये एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है, बहुत सिंपल है। बुक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, बट आपको मैंने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया। अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आया तो रिप्ले करके रिवाइंड करना। नेक्स्ट वील डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एनालिसिस ऑफ बेंडिंग, बट बिफोर दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू various moment of inertias for various different cross sections, right? But before that, please take a note of this. So now let's see the moment of inertias of various cross sections. अब ये simple cross sections हैं जो results आप याद कर सकते हो। Obviously ये जो moment of inertias की value है CG के about, ये आप किस में यूज करेंगे, आप अपनी जो बर्नौली इक्वेशन है, आइलर बर्नौली इक्वेशन, उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, दैट इज योर IXX, वो उस एक्सेस के अबाउट है जो आपका CG से पास हो रहा है, राइट। जो आपका CG से एक्सेस पास हो रहा है, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है। अब नाउ लेट्स से हमें पता है कि सिंपल एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक सिंपल रिजल्ट कि आपने बहुत पहले भी किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस इन योर 11th एंड 12th, योर +1 एंड +2। IXX की वैल्यू क्या होती है, 1/12 BD3, एंड आई कैन यूज दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट GG एक्सिस। अगर मैं कोई GG एक्सिस ले रहा हूँ जो इसके बेस से पास हो रहा है, राइट, अब वो बेस से पास हो रहा है, इसके पैरेलल है, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ इसकी वैल्यू। सो इट कम्स आउट एज 1/3 BD3, राइट। तो ये 4 टाइम्स हो जाती है वैल्यू, राइट, इसके 4 टाइम्स हो रही है ये वैल्यू, देखिए, राइट। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये 1/3 वैल्यू हो रही है। सिंपल ये एक रिजल्ट है। अब वैसे ही एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम ले, और IXX की वैल्यू क्या होती है, π/64 d⁻⁴। तो ये सारी जो आपके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं IXX, वो आपने कहाँ से लिए हैं, I = σy² dA, आपने इसी तरीके से निकाले हैं, राइट। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको, बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अब ये GG, अगर मैं कहूँ कि एक मैं एक्सिस ले लूँ GG विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2, मैंने एकदम उसके एज पे ले लिया है। अब IXX पता है तो GG भी निकाल लूंगा। कैसे निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका यूज करके आप इसकी GG की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। अब क्या है, रेक्टेंगुलर I सेक्शन है। अब I सेक्शन का निकालने का मतलब ये है कि मैंने ये इस तरीके से कैसे निकाला है, ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि लेट्स से ये आपका I सेक्शन है, ठीक है। अब इस I सेक्शन के अंदर
मैंने क्या किया है, इसको मैंने पहले मान लिया पूरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब पहले पूरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेके इसका मैंने कर दिया ये दिस इज बी एंड दिस इज डी, तो ये आपका हो गया 1/12 इंटू बी डी क्यूब, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया पूरे बड़े वाले क्रॉस सेक्शन के लिए। अब लेट्स से ये जो आपका b/2 है और ये b/2 ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसलिए इक्वल है, और ऑब्वियसली i है तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं। और ये ले ली मैंने लेंथ d, तो जब मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ आई हैव टू एलिमिनेट दिस, ठीक है। तो ये टोटल एक रेक्टेंगल में मान सकता हूँ जिसकी विड्थ b है और जिसकी डेप्थ d है। अब आई हैव टू एलिमिनेट दीज टू, मुझे ये एलिमिनेट करने हैं, तो मैंने इसमें से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। अबाउट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास के पास जो एक्सेस पास हो रहा है उस पर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर मैं आई एक्स एक्स वैल्यू निकालूँ एक ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर, फिर उसकी वैल्यू होती है दैट इज 1/36 बी डी क्यूब, 1/36 बी डी क्यूब होती है उसकी वैल्यू। अब ये 1/36 बी डी क्यूब आपकी वही से ही ऐसी वैल्यू इसी से आती है वाई स्क्वायर डी ए से। अब सिंपल है, अगर मैं एक जी जी एक्सेस लूँ जो कि बेस पे है ट्राइंगल के, तो ये कितना डिस्टेंस है d/3 से, d/3 डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करके कर सकते हैं। और वैसे ही अगर मैं g डैश लूँ तो ये कितना डिस्टेंस है 2d/3, तो मैं इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। अब दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो अलग निकलेगा, राइट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकलेगा बिकॉज आपका ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो सिंपल अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन आता है, राइट, अगर सिंपल क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है, ये भी जितने भी आपको क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, अब इनमें से कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन आता है कोई क्वेश्चन के अंदर, सिंपल जो आपको पीछे हमने इक्वेशन देखी उसमें आई की वैल्यू है, जो आई की वैल्यू है वहां पे दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब वहां पे ये आई एक्स एक्स वैल्यूज वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट आवर रिजल्ट्स जो भी हमारे को क्वेश्चन में पूछा है। बट अगर आपको ये सिंपल क्रॉस सेक्शंस नहीं गिवन, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट करना पड़ेगा उस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करना होता है उसको मैं जब क्वेश्चन करूंगा आपको उस समय बताऊंगा, बट एक आइडिया दे देता हूं। उसमें आप क्या करोगे, पहले सीजी लोकेट करोगे, फिर उसके बाद आप उस सीजी के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। तभी मैंने यहाँ पे आपको टास्क दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप जब बेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप उसमें यूज करते हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विल डू अ क्वेश्चन ऑन दिस बेंडिंग थ्योरी, राइट, उससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो जिससे आप उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।